हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांतों पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप फ्रेंड? तो फ्रेंड, आज क्लास में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस मॉडल पेपर, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तो आप सभी को टेस्ट लगाना है और आपको अंत में वीडियो के कमेंट करके बताना है 1 से 38 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को क्लास को पूरा देखना है, जिससे आप सभी का लेवल पता चल सके कि इस वक्त आपकी तैयारी कहाँ तक है। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप सभी फ्रेंड के पास पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया? अमेरिका के साथ, रूस, भारत, चीन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को अच्छे से एक एक प्रश्न को अच्छे से ढंग से पढ़ना है, जिससे कि आने वाले एग्जाम में, आने वाले दिनों में सिलेक्शन आप सभी का हो यूपीपी में। ठीक है, तो अच्छे से मॉडल पेपर को लगाना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। फ्रेंड्स, का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। भारत द राइट आंसर। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना RAN के बीच पूर्वी हिंद महासागर रीजन में पैसेज एक्सरसाइज या सैनिक अभ्यास सितंबर 2020 में संपन्न हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX सामान्यता क्या दर्शाता है? देना, देखना, लेना, संबोधित करना। तो फ्रेंड्स, इसका आपको राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लेना। ठीक है, सामान्यता RX का मतलब अंग्रेजी में टैग होता है। दोस्तों, पर्ची में RX लिखे जाने का मतलब डॉक्टर आपको वे दवाइयाँ लेने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर लेना हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई हैं? इंग्लिश अगस्त, या फिर अवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स, या सीरिया मैन, या ए फाइन बैलेंस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए फाइन बैलेंस। ए फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन हैं? तो वो रोहिंटन मिस्त्री जी हैं। ठीक है, और बात करें पुस्तक इंग्लिश अगस्त, इंग्लिश अगस्त की, तो इसके लेखक फ्रेंड आप सभी नोट कर लेना, उपमन्यु चटर्जी हैं। कौन हैं? उपमन्यु उपमन्यु चटर्जी हैं। ठीक है, तो आपको नोट कर लेना है। और बात करें आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स किसकी? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स की। तो इसके लेखक दोस्तों, ये एक पुस्तक है, और इसके लेखक की बात करें तो राहुल पंडित हैं। कौन है? तो इसके लेखक राहुल, आप सभी को नोट कर लेना है, राहुल पंडित जी हैं। ठीक है, राहुल पंडित हैं। ठीक है, बात करें सीरियस मैन की, सीरियस मैन पुस्तक के लेखक दोस्तों, तो इसके लेखक मनु जोसेफ हैं। कौन है? मनु मनु जोसेफ। तो आपको नोट डाउन कर लेना है, मनु जोसेफ जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 41 है। CRPF का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? चेन्नई रेलवे पुलिस फोर्स, चेन्नई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, या फिर सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स। फ्रेंड, आपको इसका राइट आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। CRPF का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1939 ईस्वी में। कब हुआ था फ्रेंड? 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसको क्राउड रिप्रेजेंटेटिव
पुलिस के रूप में गठित किया गया था दोस्तों आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद ने एक अधिनियम द्वारा इस बल का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है हर एक बातों को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में गलत है? तो आपको दोस्तों बताना है कौन सा गलत है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व या फिर सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो फ्रेंड इसको आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है। बाघ संरक्षण के उद्देश्य से इसका गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। कब किया गया था? तो 1972 के तहत किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 43 है, पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है? TMV का पूर्ण रूप पूछ रहा है, टोबैको मोजक वायरस या फिर टोबैको मार्बल वायरस, ट्रांसटिव मोजक वायरस या फिर ट्रांसपोर्टिव मोजक वायरस। तो फ्रेंड 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टोबैको मोजक वायरस इसका राइट आंसर है। पादप वायरस TMV का पूरा नाम टोबैको मोजक वायरस है दोस्तों। रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानोस्की ने 1892 ईस्वी में तंबाकू में होने वाले मोजक रोग का अध्ययन करते समय इस विषाणु के अस्तित्व का पता लगाया था। बेजेरनिक और बोर ने भी इसका प्रभाव तंबाकू के पत्ते पर देखा और उसका नाम टोबैको मोजक वायरस रखा। ठीक है, आपको अच्छे से सुनते रहना, पढ़ते रहना है और कॉपी में नोट डाउन करते रहना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, आप सभी के पेपर में काम आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? पोर्नोग्राफी, अश्लील मेल भेजना या फिर सोशल नेटवर्क को स्वीकृत करना, हैकिंग या फिर बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। तो फ्रेंड 44 का राइट आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। ये क्या है? साइबर अपराध नहीं है। ठीक है, बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना साइबर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। फ्रेंड साइबर अपराध एक ऐसा अपराध होता है, आप सभी को ध्यान में रखना है कि साइबर अपराध क्या होता है। तो साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल हैं। ठीक है, साइबर अपराध भी कई प्रकार के हैं, जैसे कि स्पैम हो गया, ईमेल हैकिंग हो गया, फिशिंग वायरस को डालना हो गया, अश्लील मेल भेजना, सोशल नेटवर्क को स्वीकृत करना आदि सभी हो गए। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 45 है, सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौते ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया ताकि द्वीपीय देश में कैंसर सुदृढ़ हो सके? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल। द्वीपीय देश मालदीव में कैंसर की देखभाल और निदान के लिए केरल ने मालदीव के साथ द्विपक्षीय समझौता MOU पर हस्ताक्षर किया है। सितंबर 2019 में केरल सरकार और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र RCC ने संयुक्त रूप से मालदीव के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड प्रश्न है, आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे कच्छ का ग्रेट रण GRK और लिटिल रण ऑफ कच्छ LRK के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर कह रहा है, भारतीय घुड़खर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में हैं और इस क्षेत्र में घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल लगभग
4,953.70 वर्ग किलोमीटर है। आपको बताना है, ये आपके ऑप्शन है, सही सेकंड सही और फर्स्ट सही और सेकंड सही है, या फिर फर्स्ट सही और सेकंड गलत है, या फर्स्ट गलत और थर्ड सेकंड सही है, या सेकंड गलत, या दोनों मतलब गलत हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इस टाइप का फ्रेंड प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देख लीजिएगा प्रश्न को अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। तो दोस्तों 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ए होगा। थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप सभी देख सको, ठीक है। इसका राइट आंसर ए होगा, अर्थात ये वाला। कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे कच्छ का ग्रेट रण GRK और लिटिल रण ऑफ कच्छ LRK के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, और ये सेकंड वाला गलत है, ऊपर वाला सही है, फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर फर्स्ट सही होगा और सेकंड, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दोनों सही होंगे, फर्स्ट वाला भी सही है, फर्स्ट वाला भी सही होगा। आप सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला भी यहाँ पर और सेकंड वाला दोनों सही हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 47 है। GST के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोण का उपयोग किया जाता है? किस कोण का उपयोग किया जाता है? HSN कोण का, या SAC कोण का, या GST कोण का, या फिर PAC कोण का? तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा 47 का। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, HSN कोण का प्रयोग किया जाता है। HSN कोण का उपयोग गुड्स और सर्विस टैक्स अर्थात GST की व्यवस्था के तहत बेची जाने वाली वस्तुओं को व्यवस्थित अर्थात क्लासिफाई तरीके से वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। यह कोड दोस्तों, यह कोड किसी भी अंक जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आदि में हो सकते हैं, इसलिए इसमें 2000 कोड, जिसमें दोस्तों 2000 कोड को बनाया गया है जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। तो दोस्तों ये HNS कोड है, सॉरी दोस्तों ये कोड है, क्या है? कोड है। SAC ये भी कोड है दोस्तों, GST ये भी कोड है, और PAC ये भी क्या है दोस्तों? तो ये कोड है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार? तो दोस्तों इसका आपको राइट आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समानता का अधिकार। सॉरी दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है 14 वर्ष से कम उम्र के, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। भारतीय संविधान में व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने तथा उनके बीच विभेद को रोकने के लिए अनुच्छेद 23 तथा 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 24 में उल्लिखित है कि दोस्तों 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को किसी कारखाने या जोखिम भरे कार्यों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद, आप सभी को नोट कर लेना है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, ठीक है। बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में है, ठीक है।
और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दोस्तों, तो ये जो है अनुच्छेद 29 से 30 में है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 49 है। जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मारे गए? गलवान घाटी, दारमा घाटी, दिहिंग घाटी, लुक घाटी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गलवान घाटी। गलवान घाटी इज द राइट आंसर। 15 से 16 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 20 सैनिकों की मौत हुई थी। दोस्तों बात करें दारमा घाटी की, तो दारमा घाटी फ्रेंड, यह घाटी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। प्रश्न में पूछा जाएगा फ्रेंड कि दारमा घाटी कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है कि दारमा घाटी, ये जो दारमा घाटी है यह घाटी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इस घाटी में दारमा नदी प्रवाहित होती है। प्रश्न में पूछेगा इस घाटी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो दारमा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लुक घाटी। लुक घाटी, तो यह घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, दिहिंग घाटी की बात करें तो दिहिंग घाटी फ्रेंड, यह घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, तो यह घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? GSLV MK3 या फिर PSLV C11 या GSLV F11 या फिर PSLV C45। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, GSLV MK3। ठीक ना, MK3 आपको ध्यान में रखना है। चंद्रयान 2 मिशन में GSLV MK3 लॉन्च वाहन उपयोग किया गया था। भारत ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से भारतीय समयानुसार 2:43 अपराह्न को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 51 है। निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिस द्वारा लिखी गई है? एज ऑफ टाइम या फिर ब्लड ऑफ फायर या फिर द मदर आई नेवर न्यू या फिर डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन। तो फ्रेंड 51 का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो दोस्तों 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एज ऑफ टाइम। ठीक है, कल्पना चावला 17 मार्च 1962, 1 फरवरी 2003 एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी। अंतरिक्ष में जाने वाली वे प्रथम भारतीय महिला थी। दोस्तों कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित एक पुस्तक एज ऑफ टाइम का विमोचन किया गया। यह पुस्तक उनके पति जॉन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, जॉन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई थी, जो कि इनके पति थे कल्पना चावला की। कौन सी पुस्तक लिखी, तो एज ऑफ टाइम लिखी थी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें फ्लड ऑफ फायर, तो दोस्तों इसके लेखक कौन है, तो अमिताभ घोष हैं। कौन है, अमिताभ घोष है, आपको ध्यान में रखना है। द मदर आई नेवर न्यू, तो फ्रेंड इसके लेखक कौन है, सुधा मूर्ति हैं। कौन है, सुधा मूर्ति हैं। डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन, इसके लेखक फ्रेंड कौन है, तो किरण बेदी हैं। कौन है, किरण बेदी हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 52 है। ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? चोल वंश, पल्लव वंश, कदम्ब राजवंश, गंग राजवंश।
तो फ्रेंड 52 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को कमेंट करके बताना है। दोस्तों 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंग राजवंश। गंग राजवंश इज द राइट आंसर। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। इसे यूनेस्को द्वारा सन 1948 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करें चोल राजवंश की, तो चोल राजवंश ये 848 से 871 ईस्वी तक। ठीक चला। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, चेचक, जुखाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निमोनिया। निमोनिया इज द राइट आंसर। निमोनिया रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। इस रोग में बैक्टीरिया श्वास के द्वारा फेफड़ों में पहुंचकर संक्रमण कर देते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण यह अधिक फैलता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 54 है। डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, बिहार, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक इज द राइट आंसर। डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है फ्रेंड, आपको ध्यान में रखना है। बात करें बिहार की, तो बिहार में दोस्तों कौन से लोक नृत्य हैं? घुमकड़िया है, आप सभी को नोट कर लेना है। तो घुमकड़िया, कीर्तनिया, जट जाटिन, पावरिया, सोहराई, चकेवा, जात्रा, जाया, माधी, विदायत, बारबो, बरवाहन, डांगा, झीका, विदेशिया, छऊ आदि सभी हैं। तमिलनाडु में बात करें दोस्तों, तो तमिलनाडु में जो लोक नृत्य है भरतनाट्यम है, जो कि फ्रेंड ये शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। कुंभी, कांवड़ी, कोलाटम, कारागम, पन्नल कोट्टम आदि सभी हैं। कर्नाटक की बात करें दोस्तों, तो कर्नाटक में भी भूतकोला, यक्षगान, वीरगासे आदि सभी हैं। केरल में दोस्तों, केरल में कथकली, भद्रकली, पादयानी, टप्पत्रिकोली, कुडियट्टम, कालियट्टम, मोहिनीअट्टम आदि सभी हैं। मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य भी है फ्रेंड। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? रुपया, दिनार, पेसो, डॉलर। तो दोस्तों मैक्सिको की मुद्रा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेसो है। क्या है? पेसो है। बाकी दोस्तों दिनार जो है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, दिनार। तो दिनार दोस्तों ये कुवैत देश की मुद्रा है। ठीक है, और दोस्तों रुपया, फ्रेंड रुपया तो पता ही है कहाँ का है, भारत का है। ठीक है दोस्तों, डॉलर कहाँ का है? तो डॉलर भी कनाडा का है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, रामपुर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलाहाबाद में। ठीक है, राजस्व बोर्ड की स्थापना 1831 ईस्वी में इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 57 है। पट्टडकल स्मारक जो भारत की स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा? 57 का फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA कब लागू हुआ? 1952, 1967, 1953, 19 या फिर 2006 में। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1993 में। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को लागू हुआ था फ्रेंड।
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 के अनुसार मानव अधिकारों का अर्थ है संविधान के अंतर्गत गारंटित अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नविधाओं में सम्मिलित तथा भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय जीवन स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है 59। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिशन के रूप में उभरा है जिसे कछाल लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात हैं? सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, या फिर असम राइफल जिसे IR बोलते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, असम राइफल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत का वह कौन सा जिला है जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा या फिर टिहरी गढ़वाल। दोस्तों 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा, चमोली। चिपको आंदोलन व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध सन 1973 ईस्वी में वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इसकी शुरुआत 1970 ईस्वी में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 61 है। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून, 8 जून या फिर 12 जून या 21 जून। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा, 8 जून को। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। 5 जून की बात करें फ्रेंड, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12 जून को, तो 12 जून को दोस्तों बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। 21 जून की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, योग दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वैश्विक मताधिकार के आधार पर होंगे। वैश्विक मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो दोस्तों 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, 18 वर्ष। राज्य के नागरिकों को देश के संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार चलाने हेतु अपने प्रतिनिधि निर्वाचन करने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। जनतंत्र की नींव मताधिकार पर ही रखी जाती है। अनुच्छेद 326 के अनुसार विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा का चुनाव वैश्विक मताधिकार के आधार पर होगा, जिसकी आयु 21 वर्ष निर्धारित की थी, किंतु 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा चुनाव में मतदान करने की नियुक्ति आयु 8 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, 18 वर्ष कर दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 63 है। संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज, कानपुर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, गोरखपुर। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जिले में से एक है। यह बस्ती मंडल का एक जिला है जो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, पूर्व में गोरखपुर, दक्षिण में अम्बेडकर नगर एवं पश्चिम में बस्ती जिलों द्वारा घिरा है। ठीक है, आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 64 है। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगीत और नृत्य, हथकरघा, साहित्य, अनुष्ठान। तो फ्रेंड 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, संगीत और नृत्य से संबंधित है। लखनऊ घराना संगीत और नृत्य से संबंधित दोस्तों। यह घराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली, कथक,
के कलाकारों से जुड़ा प्रसिद्ध घराना है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका जन्म हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 65 है। जून 2020 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? 4, 6, 9, 12। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल 9 कोर ग्रुप हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 66 है। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? सुमात्रा, पोर्ट ओ प्रिंस, मनीला या फिर जकार्ता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो जकार्ता है। इसकी मुद्रा की बात करें तो रुपया है। क्या है? रुपया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67 है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, देहरादून या करनाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड, दिल्ली में। पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से पूसा अर्थात बिहार में एक अमेरिकी समाज सेवक मिस्टर हेनरी फिफ्थ द्वारा दिए गए 30,000 पाउंड के सहयोग से सन 1905 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 68 है। म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यांगून, थाटोन, तोंडगिए या फिर मांडले। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यांगून। ठीक है, यांगून इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर आलमगीरपुर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है फ्रेंड, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर भारत सरकार का अधिकृत निकाय APEDA कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? समुद्री खाद्य पदार्थ का विपणन या फिर कृषि व्यापार क्षेत्र सृजन या फिर प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात या कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। तो फ्रेंड आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। भारत सरकार का अधिकृत निकाय APEDA अर्थात कृषि के प्रसंस्कृति खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृति खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 71 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? रबी फसल का उदाहरण नहीं है। सरसों, गेहूं, कोहड़ा या फिर जौ। तो दोस्तों इसका आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। कोहड़ा जिसे कद्दू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कद्दू बोलते हैं। ठीक है, मुख्यतः दोस्तों ये जायद की फसल है। क्या है? जायद की फसल है। सरसों, गेहूं एवं जौ रबी की फसल होती हैं। रबी फसल की बुआई अक्टूबर व नवंबर माह में की जाती है तथा फरवरी एवं मार्च महीने में काट दी जाती है। जैसे सरसों, गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी आदि सभी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है आपके स्क्रीन पर। RPF का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? रेलवे पुलिस फोर्स, रिजर्व पुलिस फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या फिर रीजनल प्रोटेक्शन फोर्स। तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, RPF का पूर्ण रूप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है।
आपको ध्यान में रखना है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें 27 जुलाई 1984। कब हुई थी? तो 27 जुलाई 1984। 1984 में हुई थी, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? 2, 3, 7, 10। तो फ्रेंड आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 10 सदस्य हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो आपको दोस्तों बताना है इसका राइट आंसर, नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोलकाता। कोलकाता इज द राइट आंसर। ठीक है। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल सर्वप्रथम 25 जुलाई 1962 को कोलकाता में खोला गया तथा दूसरा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल गाजियाबाद में कब खोला गया? तो नोट डाउन कर लेना, 16 दिसंबर। ठीक है, 16 दिसंबर 2016 को खोला गया था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं? 6, 12, 18 या फिर 24? दोस्तों आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24। ठीक है। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में 18 सदस्य हैं। OHCHR संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का एक विभाग है। इसका कार्य मानवाधिकार को प्रोत्साहन देना एवं उसको संरक्षण प्रदान करना है, जिसके लिए यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानवाधिकारों पर सार्वभौम उद्घोषणा 1948 से निर्देशन लेता है। इस कार्यालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसंबर 1993 को की गई थी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 75। ठीक है, 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में 18 सदस्य हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है 18 सदस्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा डी वाला। ठीक है, तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिन दोस्तों तक ज़रूरत है, बंधुओं तक ज़रूरत है, वहाँ तक पहुँचाइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।